नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दप्पी के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति। हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 1 के जेपीएससी जेट पेपर 1 के सिलेबस को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन दैट मीन्स उच्च शिक्षा, और उच्च शिक्षा में एक टॉपिक हमने एंड कर दिया है। सेकेंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिस टॉपिक का नाम है अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा। प्राचीन समय में भारत की शिक्षा को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा व्यवस्था बहाल किया गया, जो कॉलेजें खुले, जो विद्यालय खुले, जो शिक्षा नीति लागू हुआ, उसको हम लोग देखेंगे और यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। और हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े थे चार्टर एक्ट 1813 पढ़े थे। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत कौन कौन कॉलेज खुले, कौन कौन विद्यालय खुले थे, उसको हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। तो आप लोग सभी हेडिंग देंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। शिक्षा नीति 1835। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835। और ये बहुत हद तक, यह जो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है, बहुत हद तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया था, बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसमें बहुत सारे कॉलेज खुले, बहुत सारे स्कूल खुले, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होने लगी, बहुत सारा चीज हुआ। इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति किसके नाम से है। तो सबसे पहले इनको जान जाइए कि लॉर्ड मैकाले थे कौन। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेज थे और इन्हें भारत बुलाया गया था। भारत बुलाया गया था, क्यों भारत बुलाया गया था? तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। चार्टर एक्ट 1813 में देखे थे हम लोग कि इस पे भी शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन जो बात कही गई थी चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 में, वो सभी बात फुलफिल नहीं किया जाने लगा। आपको ब्रिटेन के सरकार के, ब्रिटेन के संसद के माध्यम से यह भी कहा गया था कि चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष पर ईयर हम 1 लाख भारतीय शिक्षा पर खर्चा करेंगे। जो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया, उसमें डोनेशन नहीं मिला, खर्चा नहीं मिलने लगा। तो कंपनी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने के काम कर रही थी, वो कंपनी कहने लगी कि ये अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसा मिल ही नहीं रहा था। और कंपनी का उद्देश्य था शिक्षा व्यवस्था को कायम करना नहीं, उसका काम था ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। लेकिन कंपनी को चलाने के लिए शिक्षा व्यवस्था भी चाहिए, श्रमिक भी चाहिए था, पढ़े लिखे श्रमिक चाहिए था। इसलिए कंपनी ने ब्रिटेन संसद को पत्र लिखा और एक अच्छे शिक्षाविद को बुलाया। उस शिक्षाविद का नाम है लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने 1834 ईस्वी में भारत आए। तो आप पॉइंट लिखेंगे कि 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने कहा है, भारत आए। भारत में आगमन हुआ 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले का। अब लॉर्ड मैकाले जैसे ही भारत आए, आप जान सकते हैं, आप बता सकते हैं, पिछला वीडियो आप देखे होंगे यदि तो, कि जैसे ही वो भारत आता है उसे कहां ले जाया गया होगा? तो फोर्ट विलियम ले जाया गया होगा। फोर्ट विलियम क्यों ले जाया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों का अनुवाद वहां था, बहुत सारे संस्कृति का था, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जितने भी ग्रंथ थे भारतीय, सभी का ट्रांसलेट करके रखा गया था फोर्ट विलियम में, फोर्ट विलियम कॉलेज में। वहां इसे कुछ दिन रखा गया, कुछ दिन देखा गया। इसके बाद इसे लॉर्ड मैकाले को शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर इसकी नियुक्ति हो गई। यानी लॉर्ड मैकाले शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर यह नियुक्त हो गया। जो कंपनी के शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष था, उसको रिप्लेस करके लॉर्ड मैकाले को भारत के शिक्षा समिति के अध्यक्ष बनाया गया। और लॉर्ड मैकाले को कहा गया कि आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधार दीजिए, क्योंकि आपको इसीलिए बुलाया गया है।
तो लॉर्ड मैकाले ने एक आपका सर्वे करवाया। लॉर्ड मैकाले एक सर्वे करवाए और सर्वे करवाने के बाद उन्होंने देखा कि भारतीय परंपरा को जानने का, पहचानने का, समझने का प्रयास किया और उन्होंने देखा कि उच्च वर्ग जो हैं, जो बड़े बड़े जो वर्ग है, जो अमीर वर्ग हैं, उनका अनुसरण गरीब लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे संपन्न लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे कपड़ा पहन रहे हैं, जैसे जैसे उनका चाल ढाल है, जैसे खान पान है, उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं निम्न वर्ग के लोग। तो लॉर्ड मैकाले एक रिसर्च निकाला, उस रिसर्च का नाम है डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन। डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। लॉर्ड मैकाले एक रिसर्च निकाले, एक इन्होंने अपना रिसर्च दिया, उस रिसर्च का नाम है, कंपनी को एक रिसर्च दिए, उस रिसर्च का नाम है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किसने दिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कब आया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। आगे हम लोग और जिक्र करने वाले हैं। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या है, तो इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, जैसा कि नाम है फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन फिल्टर हो के आपको नीचे आता है। तो लॉर्ड मैकाले का कहना था कि यदि भारतीय संस्कृति में भारत के लोग अमीर वर्ग को अनुकरण कर रहे हैं, राजाओं का अनुकरण कर रहे हैं, राजाओं के बात मान रहे हैं, तो क्यों नहीं हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के माध्यम से हम शिक्षा दें। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन क्या कहता है, तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन कहता है कि पहले अमीर लोग को शिक्षा दो, अमीर लोग को शिक्षा दो, संपन्न लोग को शिक्षा दो, पहले अमीर लोग को शिक्षा दो, संपन्न वर्ग को शिक्षा दो। इसके बाद क्या होगा, अमीर लोग यदि शिक्षित हो जाएंगे, संपन्न लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो इनके देख रेख में, इनके अनुकरण करके मध्यम वर्ग के लोग सीखेंगे, मध्यम वर्ग के लोग सीखेंगे। और मध्यम वर्ग जो सीख जाएंगे, तब कौन सीखेगा, निम्न वर्ग के लोग सीख जाएंगे। क्योंकि कंपनी के पास पैसा की कमी था, कंपनी ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के माध्यम से, मैकाले के डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के माध्यम से मैकाले ने नियम लगाया कि पहले हम अमीर लोगों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के बाद कही गई थी अंग्रेजी माध्यम में, पहले हम अमीर लोगों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देते हैं और इनके बात को मानते हैं। पहले हम अमीर लोगों को, संपन्न लोगों को अपने अधिकारी के रूप में नियुक्त कर लेंगे और इनके बात को मानेंगे। अमीर लोग अंग्रेजी बोलेंगे, मध्यम लोग अनुकरण करेंगे, वो भी धीरे धीरे अंग्रेजी सीख जाएंगे और तब इनको हम नौकरी पर रख लेंगे, मेरा काम चलते रहेगा। इसके बाद ये लोग सिखा देंगे निम्न वर्ग के लोग। इसी तरह से भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी का शुरुआत हो गया और यही चीज हुआ। पहले संपन्न लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया करते थे, संपन्न लोग ही अंग्रेजी माध्यम में अपना वहन किया करते थे। अब है कि हर वर्ग के लोग अंग्रेजी मीडियम में, हर वर्ग के लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये समझिए कि अभी जो हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, वो किसका देन है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का देन है, लॉर्ड मैकाले का देन है, ठीक है। और लॉर्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किस पे जोर दे रहा था, किस शिक्षा पर जोर दे रहा था, तो अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दे रहा था। अब और इसमें क्या क्या हुए, और इसमें क्या क्या सुधार हुए इस थ्योरी में, इस सिद्धांत में, और क्या क्या हुए। इसका हिंदी भी लिखिए, कभी कभी हिंदी भी आपको पूछ देता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का क्या हिंदी होता है, या हिंदी में आपको दे देगा, इंग्लिश में ना। तो अधोगामी निस्पंदन, अधोगामी निस्पंदन, आप इसकी लिखिए, अधोगामी निस्पंदन, अधोगामी निस्पंदन। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का हिंदी होता है अधोगामी निस्पंदन, लेकिन आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा। यदि आप एग्जाम दीजिएगा तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, अधोगामी निस्पंदन, और क्या क्या पर जोर देता है। देखिए कि पहले जो था, न्यायालय में फारसी भाषा चलते थे, हमारे न्यायालय में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो इसको क्या किया कि नहीं, फारसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हमारे न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के माध्यम से
लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति के माध्यम से ही हमारे भारतीय न्यायालयों में क्या किया जाने लगा। उस समय जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय में भी हमारे यहाँ न्यायालय हुआ करते थे, हमारे यहाँ कानून हुआ करते थे। ठीक है, अभी जो विधि व्यवस्था उस तरह का नहीं हुआ करता था, लेकिन उस समय अंग्रेज भी अपना न्यायालय चलाते थे, अंग्रेज का भी कोर्ट होता था। तो वहाँ फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले मुस्लिम शासकों का ज़्यादा वर्चस्व था, लेकिन वो मुस्लिम शासक को कम करने के लिए, उनके वर्चस्व को कम करने के लिए अब न्यायालय में क्या लाया जाने लगा, न्यायालयों में अंग्रेजी माध्यम लाया जाएगा। किस भाषा के जगह पर? फारसी भाषा के जगह पर। इसीलिए अभी भी आप न्यायालय में जाइएगा, कोर्ट में जाइएगा, कचहरी में जाइएगा, तो या तो आपको अंग्रेजी माध्यम में लिखे हुए मिलेंगे, या तो आपको फारसी भाषा में लिखे हुए मिलेंगे, उर्दू भाषा में लिखे हुए चीज मिलेंगे। जैसे कि आपको हम बता रहे हैं नजारत, तो नजारत क्या है? नजारत हिंदी वर्ड नहीं है, उर्दू वर्ड नहीं है, फारसी वर्ड है। इसी तरह से आप देखिएगा तो हैं हाजत, हाजत, ये सभी जो वर्ड हैं आप देखिएगा कि ये फारसी वर्ड हैं और कुछ कुछ वर्ड आपका इंग्लिश वर्ड है। तो अभी भी हमारे भारतीय न्यायालयों में या तो इंग्लिश वर्ड का प्रयोग किया जाता है या तो फारसी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, हिंदी वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए अभी वर्तमान समय में जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा है कि भारतीय न्यायालयों में अब हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। तो अब धीरे धीरे देखिए सिस्टम कैसे सुधरता है, लेकिन अभी भी हम जो गुलाम जो हमारा देश था, वो अभी शिक्षा जो दिया गया है वो शिक्षा को हम लोग अभी ढो रहे हैं। देखिए आपको हम बार बार कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन पढ़ाने का उद्देश्य आपको यही है, आप लेक्चरर बनने वाले हैं, आप बहुत बड़े शिक्षा के ज्ञाता बनने वाले हैं, तो हायर एजुकेशन की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हायर एजुकेशन जैसी टॉपिक एंड होगा, आप जितने भी सिस्टम है, या तो प्राचीन समय में या अंग्रेजों के समय में या अभी हमारा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, उसको आप लगभग में यदि आप सभी लेक्चर को समझते हैं तो सभी चीज को आप समझ जाइएगा कि कैसे शिक्षा के ढांचा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएंगे जो आपको समझना होगा, आपको देखना होगा हायर एजुकेशन में। तो चलिए, तो लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति के माध्यम से न्यायालयों में क्या किया जाने लगा, फारसी की जगह पर अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग किया जाने लगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद है कि अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई ज्यादा होने लगी। अंग्रेजी पुस्तक की आप लिखेंगे, अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई होने लगी और इसमें फ्री में छपाई होने लगी, फ्री में। और इसमें बहुत कम मात्रा, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि हिंदी हो गया, उर्दू हो गए, जो पुस्तक छप रहे थे उस समय मान लेते हैं कि 1 रुपये में छप रहे होंगे, तो 25 पैसे में वो छप रहा था इंग्लिश बुक। यानी इंग्लिश बुक को प्रमोट दिया जाने लगा, इंग्लिश शिक्षा को प्रमोट दिया जाने लगा अन्य भाषा के अपेक्षा। तो अधिक से अधिक इंग्लिश पुस्तकों का छपाई होने लगा, बहुत कम दर पर छपाई होने लगा और अधिक से अधिक लोगों को इंग्लिश पुस्तक उपलब्ध कराया जाने लगा। कहने का मतलब हुआ कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आपको अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देता है। ये आप समझ जाइए कि लॉर्ड मैकाले की जितने भी आपको नीति बना वो सभी के सभी अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा और उसका मेन उद्देश्य था कि भारतीय लोग अंग्रेजी जाने और कंपनी के काम में सहूलियत हो। चलिए, और इसी दौरान और कुछ जो कॉलेजेस स्थापित हुए थे उसको हम लोग देखते हैं। 1847 ईस्वी में आ जाइए, 1847 ईस्वी, 1947 नहीं, 1847 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। उस कॉलेज का नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1847 ईस्वी में एक कॉलेज स्थापित किया गया भारत में। वो स्टेट का नाम था उत्तराखंड। 1847 ईस्वी में उत्तराखंड स्टेट में, उत्तराखंड जो वर्तमान समय में भी उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य में एक कॉलेज स्थापित किया गया था। उस कॉलेज का नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग
का अब जो वर्तमान समय में नाम है उसका नाम है रुड़की, आईआईटी रुड़की। आपने नाम सुना होगा, आईआईटी रुड़की का नाम सुना होगा। ये रुड़की जो है वो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। रुड़की, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज अभी जो वर्तमान समय में स्थापित है वो चल रहा है, वो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय उस समय के सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, भारत के सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत के सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था, तो हम आईआईटी रुड़की कहेंगे, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज कहेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि ये बल्कि ये भारतीय का ही नहीं था, एक आपका NIRF रैंकिंग में आता है, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, या नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क भारतीय उच्च शिक्षा का एक रैंकिंग देता है। जितने भी भारतीय उच्च शिक्षा है, स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, जो कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनको एक रैंकिंग देता है कि रैंक 1 पर कौन है, रैंक 2 पर कौन है, रैंक 3 पर कौन है, रैंक देता है। इसको हम लोग NIRF को हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जान जाइए कि NIRF की आप वेबसाइट पर जाइएगा तो सबसे पहला आपका शो करेगा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। और उस समय ये एशिया का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। एशिया में कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, जिसमें ये 1847 ईस्वी में आपका देश में, भारत देश में स्थापित हुआ था, जो वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। वह एशिया के पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था और इसमें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी। अब तो बहुत सारे ब्रांच का पढ़ाई होने लगा, ये बहुत बड़ा ब्रांच है और एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम आगे आते हैं। उसी समय में एक और आपको शिक्षा व्यवस्था, एक विद्यालय की स्थापना हुई थी। उस विद्यालय के आप देखेंगे, उस विद्यालय भी बहुत पॉपुलर है। 1849 में, 1849 में, देखिए आप ईस्वी सन से डरिएगा नहीं, हो सकता है कि आपको ईस्वी सन याद हो या ना हो, लेकिन आपका कंसेप्ट याद होना चाहिए कि रुड़की कॉलेज कहाँ है, रुड़की कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। हाँ, रुड़की कॉलेज को किस नाम से जाना जाता है, भारत में सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था, एशिया के सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था पहला, NIRF के अनुसार पहला रैंकिंग वाला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, ये सभी को आपको माइंड में मैप बना होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ईस्वी सन नहीं भूल भी जाते हैं तो आपको आप कोरिलेट कीजिएगा, आप माइंड में जोड़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम। 1849 ईस्वी में आपका एक विद्यालय स्थापित हुआ था। उस विद्यालय का नाम था बेथुन स्कूल, बेथुन स्कूल। देखिए बेथुन स्कूल, बेथुन नामक व्यक्ति ही स्थापित किए थे। बेथुन जो अंग्रेज थे, बेथुन नामक अंग्रेज ही स्थापित किए थे और 1849 ईस्वी में स्थापित किए थे और एक कोलकाता में स्थापित किए थे। कोलकाता में स्थापित किए थे। सबसे पहला स्टार्टिंग जो था इनका 21, ये जो बेथुन कॉलेज इसलिए पॉपुलर है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं क्योंकि यह भारत के पहला गर्ल्स स्कूल, जो गुलाम भारत के पहला गर्ल्स स्कूल कह सकते हैं, वो पहला जो गर्ल्स स्कूल था वो था बेथुन स्कूल। अब बेथुन स्कूल कब स्थापित हुआ था? 1849 ईस्वी में। और किसने स्थापित किया था? तो बेथुन नामक अंग्रेज ने स्थापित किया था, कोलकाता में स्थापित किया था। ये एक कमरे में इन्होंने स्टार्ट किया था और इसका मेन उद्देश्य था लड़कियों को शिक्षित करना, जिसमें हमारे समाज में, भारतीय समाज में पर्दा प्रथा था, महिलाएं पर्दा में रहा करती थी और घर से निकलना समझिए कि उनको अपमान महसूस होता था, शिक्षा ग्रहण करना भी उनके लिए गुनाह था। उस समय जो स्थिति था वो बहुत बड़ा भयावह था। तो इन्होंने, एक अंग्रेज थे, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार के लिए, भारतीय महिलाओं को जागरूक करने के लिए इन्होंने स्कूल खोला जिसका नाम था बेथुन स्कूल और ये कोलकाता में खोला गया। और सबसे पहले 21 लड़कियों से स्टार्ट किया गया था। घर घर ये बेथुन गए थे, घर घर सभी के घर घर गए थे, तो कोई भी इनको लड़की को पढ़ाने के लिए इजाजत नहीं दिया। तो किसी तरह से गोड़ हाथ पर के किसी जो जागरूक लोग थे वो 21 लड़की को इन्होंने इकट्ठा किया और 21 लड़कियों से स्टार्ट किया
बेथुन स्कूल। और अभी हाल फिलहाल में पिछले साल ही इसका 175वां वर्षगांठ मना, 175वां वर्षगांठ मना। और जो ममता बनर्जी इस समारोह में गई थी 2023 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2023 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। 175वां वर्षगांठ मनाया गया था बेथुन स्कूल का। और इसमें जो बेथुन स्कूल के जो प्राचार्य हैं, असिस्टेंट हैं, उनको इन्होंने बंग रत्न से सम्मानित किया था। बंग रत्न, अब बंग रत्न क्या है, जिस तरह से भारत रत्न है उसी तरह से उसी के तर्ज पर बंगाल सरकार ने स्टार्ट की है। और एक तरह के प्राइज है, एक तरह के पुरस्कार है, उसी को हम लोग कह सकते हैं बंग रत्न। और बंग रत्न के तहत इस प्राचार्य को, जो महिला प्राचार्य हैं, उनका नाम आप समझ सकते हैं कि उनका नाम आपका मालकिन शबरी भट्टाचार्य है। मालकिन शबरी भट्टाचार्य वहाँ के प्राचार्य हैं। उनको ममता बनर्जी गई, इस जो वर्षगांठ था 175वां वर्षगांठ, वहाँ गए और उनके प्राचार्य को, उनके जो हेडमास्टर हैं, उनको बंग रत्न से सम्मानित की और प्रशस्ति पत्र दी, शॉल ओढ़ाई और 2 लाख रुपया प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार के रूप में दी। तो ये था हमारा आज का सेशन, लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने का स्टार्टिंग था। और आज हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।